हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि द 10 मिनट शो, जहां पर हम करते हैं क्लास का रिवीजन, यानी कि मान लीजिए कि कोई डिटेल क्लास जो होती है वो आपको आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन ये आपकी एकमात्र रिवीजन क्लास है जिसका नाम है द 10 मिनट शो। आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा की कुछ इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष थे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको चर्चा भी कर लेती हूँ। जैसे देखिए, आप जानते हैं कि संविधान, यानी कि हमारे संविधान के निर्माण के लिए, आप जानते हैं कि संविधान के निर्माण के लिए किसका गठन किया गया था? तो एक सभा का गठन किया गया था, यानी कि जिसकी हम बात करते हैं संविधान सभा। ये टॉपिक से हमने अलग से भी पढ़ रखा है डिटेल में। तो संविधान सभा के द्वारा बोलो क्या किया गया था? तो आप कहेंगे संविधान का निर्माण किया गया था। और आप जानते हैं कि संविधान सभा की जो पहली, अगर आपसे पूछे कि पहली अनौपचारिक मांग जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पर की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में। किसमें की गई थी? तो ये आपकी स्वराज विधेयक में की गई थी। और आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर प्रथम, यानी कि अगर पहली पूछे कि पहली जो है औपचारिक मांग, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तब आपका आंसर हो जाएगा कि 1934 में एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय का मतलब क्या होगा जी? तो ध्यान रखेंगे, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। और कहां से की गई थी? जेल से की गई थी। लेकिन आपसे पूछे कि बताइए संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से कब स्वीकार किया गया? अगर आपसे पूछे तो सैद्धांतिक रूप से बात हम करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो अगस्त 1940, यानी कि जो अगस्त प्रपोजल आया था उसमें क्या किया गया था? सैद्धांतिक रूप से इसकी मांग को स्वीकार किया गया था। लेकिन हालांकि बहुत लोग समझते हैं कि 1934 का जो मानवेंद्र नाथ रॉय वाली थी उसी में स्वीकार कर लिया गया था, तो ऐसा नहीं है। उस समय एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुआ करती थी जिसने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ ऐसा हम करेंगे। लेकिन सैद्धांतिक रूप से कब इस बात को स्वीकार किया गया कि यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा? अगस्त 1940, यानी कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए संविधान की हम समितियों की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी। कुछ यहाँ पर संसदीय समितियों की बात करेंगे जिसमें स्थायी समितियां, कुछ यहाँ पर अस्थायी यानी कि तदर्थ समितियां थी। अब आप जानते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करें, जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को स्वीकृति मिली थी। और साथ ही साथ 16 मई की हम बात करेंगे 1949 को, जहां पर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की गई। 24 जनवरी 1950 की बात हम करेंगे तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृति मिली थी। और 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर आपको याद रखना, ये लिखा हुआ है वैसे, कि संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। और हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये कौन बने थे? पहले राष्ट्रपति भी यहाँ पर बने थे। 26 जनवरी 1950 की बात हम करेंगे तो हमारा संविधान यहाँ पर लागू हुआ। और 1951-52 में यहाँ पर आम चुनाव हुए थे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 की बात हम करेंगे, इसका जो तीसरा वाचन हुआ करता था उसमें अंबेडकर की जी के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास प्रस्ताव पारित भी किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे हम कुछ कमिटी की बात हम करें, जैसे संघ शक्ति समिति, याद रखना है जवाहरलाल नेहरू जी। देखो, संघ और संघीय संविधान समिति की बात करेंगे, दोनों के आपके कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान सभा की बात हम करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि प्रांतीय संविधान समिति की बात करेंगे। प्रारूप समिति आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके 29 अगस्त 1947 की बात हम करेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने थे। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, भाई अल्पसंख्यक की ध्यान रखना, तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। लेकिन वैसे अगर आपसे पूछे कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर एच.सी. मुखर्जी हो जाएगा। या कंफ्यूज नहीं होना है, जब दोनों साथ में आए, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, तब हमारे वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और मूल अधिकार उप समिति की बात करेंगे जब आपके जेबी कृपलानी, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जेबी कृपलानी की सहायता से हमें मूल अधिकार मिले थे। और अल्पसंख्यक नाम से समझ में आ जाएगा मुखर्जी। प्रक्रिया, भाई नियम कौन बनाएगा? राजा, तो राजा से याद रखना राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू। संचालन, भाई देखिए राजा क्या करता है? संचालन करता है, तो याद रखेंगे, थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। जैसे कुछ बात करेंगे प्रारूप समिति,
जैसे 29 अगस्त 1947 को गठन होता है, लेकिन इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो आपके 30 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं और यहाँ पर 6 मेंबर प्लस 1 यानी कि 7 है। देखो ये तो अध्यक्ष थे गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी। आप भगवान कृष्ण के नाम से भी कनेक्ट करेंगे तो याद हो जाएंगे, गोपाल उन्हीं का नाम है, कृष्ण स्वामी, मुंशी, और एकमात्र अगर आपसे पूछे तो एकमात्र इसमें मुस्लिम थे जिनका नाम क्या होगा, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। यहाँ पर एन माधव राव की बात हम करेंगे तो BL मिश्र की जगह इन्होंने ली थी कब, त्याग पत्र के बाद। TT कृष्णामाचारी की बात हम करेंगे तो जब DP खेतान की मृत्यु हो जाती है तब इनके स्थान पर यहाँ पर TT कृष्णामाचारी आ जाते हैं। साथ ही हम कुछ बात करेंगे कि संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना। जैसे छोटी समितियों की हम बात करें, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति GB मावलंकर। कार्य संचालन तो भाई कार्य का संचालन ध्यान रखेंगे मुंशी। केवल संचालन की बात आएगी, ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद हैं, और यहाँ पर कार्य संचालन की बात आई KM मुंशी। सदन की समिति की बात हम करेंगे पट्टाभी सीतारमैया, और इससे एक और चीज याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ से आवास समिति की बात हम करेंगे तो उसके भी आपके कौन हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रारूप समिति का यानी कि जो प्रारूप बना था, प्रारूप संविधान का जांच करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। और वित्त एवं स्टाफ की बात हम करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कुछ हम संसदीय समितियों की बात करें, जैसे स्थायी समितियां, सर्वप्रथम 3 समितियां गठित की गई थी। भाई कैसे याद करोगे तो ध्यान रखिएगा, आप ये भी याद कर सकते हो, देखो AFS मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और साइंस, यानी कि कृषि, वन और विज्ञान। फिर 1993 की बात हम करते हैं, नई विभागीय समिति प्रणाली लागू हुई थी। और फिर देखिए 2004 में 24 समितियां, जिसमें 16 लोकसभा और 8 आपके क्या हो जाएंगे, राज्यसभा से। तो यहाँ पर 25 की बात हम करेंगे, 24 समितियां हुआ करती थी। अब आप सब तो इसमें देखना, लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव किए गए सदस्यों के, और राज्यसभा से सभापति के द्वारा जो नामित सदस्य होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, किसकी, स्थायी समितियों की। किसी भी मंत्री को स्थायी समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है, याद रखिएगा, स्पेशली कार्यकाल कितना है, 1 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे, जैसे देखिए कि लोक लेखा समिति 1921 में सबसे प्राचीन है, प्राक्कलन समिति का गठन 1950 और लोक उपक्रम समिति की बात हम करेंगे 1964। इसमें आप ये भी देखते होंगे कि प्राक्कलन समिति आपके कै भी होती है और प्राक्कलन समिति कै भी होती है, राज्य विधानमंडल वाले चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। और लोक लेखा समिति का जो गठन है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। प्राक्कलन समिति जॉन मथाई के तहत हुआ है, जबकि सार्वजनिक की बात हम करेंगे कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर। तीनों का कार्यकाल कितना है, 1-1 साल है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसमें 300 के 300 लोकसभा से ही होती है, सबसे बड़ी समिति है, ऑब्वियसली सी बात है, सदस्य ज्यादा बड़ी हो जाएगी। 22 है, 15 और 7, मतलब सार्वजनिक और लोक लेखा में 22 आपको याद रखने हैं, स्पेशली ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें मंत्री सदस्य, भाई मंत्री तो किसी के ही सदस्य नहीं होते हैं, इनमें तीनों में ध्यान रखना है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सामान्यतः विपक्ष पार्टी का होता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, सामान्यतः सत्ताधारी का होता है। इसमें सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब देखिए ये क्या काम करेगी, ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, विनियोग लेखाओं की जांच करेगी। ये आपकी क्या करती है, तो देखिए ये जो आपकी मैंने अभी आपको बताई थी कि जो प्राक्कलन समिति है, भाई प्राक्कलन एस्टीमेट लगाती है कितना पैसा क्या होगा, तो वित्तीय प्रशासन में मितव्ययता और प्रशासन में नीतियों के सुझाव की बात करती है। अब सार्वजनिक उपक्रम की बात करेंगे तो सरकारी उपक्रमों के लेखा रिपोर्ट का परीक्षण करती है, कैग की जो रिपोर्ट है उसका परीक्षण यहाँ पर करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर और बाकी के काम क्या करती है, जैसे सरकार के वार्षिक जो वित्तीय खाते हैं उनकी जांच करना, यहाँ पर लोक लेखा, नीति के अनुरूप धन का समुचित वितरण कैसे होगा, ये प्राक्कलन समिति की बात हो जाएगी। जो हमारे सरकारी उपक्रम है उनके व्यवसाय के सिद्धांत, वाणिज्यिक प्रयोग के तहत यहाँ पर काम का परीक्षण। साथ ही साथ बात करेंगे जैसे लोक लेखा समिति के बारे में, घोटालों की जांच, जैसे बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था, है ना, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये इसी से रिलेटेड है। इसको स्थायी समिति या मितव्ययता समिति भी कहते हैं, प्राक्कलन समिति की बात हम जब करते हैं। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर SC और ST के कल्याण समिति की बात करेंगे, टोटल 30 होते हैं, 20 और 10, कार्य भी 1। अब देखो सीधी सी बात है, उसी से रिलेटेड है, तो उसी आयोग की रिपोर्ट पर यहाँ पर विचार करना होगा और कार्यक्रम के जो निष्पादन की जांच करना भी इसी का होता है। साथ ही साथ देखिए कार्य मंत्रणा समिति, ये समिति दोनों सदनों की अलग अलग होती है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात।
जैसे हम यहाँ पर मतलब बिजनेस एडवाइजरी की बात हम करेंगे, लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 11। यहाँ पर अध्यक्ष की बात करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष पदेन और यहाँ पर अध्यक्ष सभापति पदेन होता है। मतलब सदन की कार्यवाही और जो समय तालिका को रेगुलेट करने का काम जो है वो आपकी कार्य मंत्रणा समिति करती है। इसी के साथ ही विशेषाधिकार समिति, दोनों सदनों की अलग अलग होती है, मतलब लोकसभा 15 और राज्यसभा 10 हो जाएगी। ये कैसा नेचर इसका, अर्धन्यायिक हो जाएगा और किसी सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन की मामले की जांच करना वो यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति, टोटल आपके 30 हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो रिपोर्ट आती है उस पर विचार करने का काम कौन करेगी, महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति करती है। विभागीय स्थायी समितियां टोटल यहाँ पर 24 है और प्रत्येक समिति में मैक्सिमम 31 सदस्यों का मनोनयन, 21 लोकसभा से और 10 आपके राज्यसभा। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर लास्ट में हम बात करेंगे अस्थायी तदर्थ समितियां भी होती हैं। अब यहाँ पर कोई विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, जैसे कार्य समाप्त होगा प्रतिवेदन दे देंगे और उसके बाद उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दो तरीके की हो सकती है, या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हो सकती है या फिर मतलब कोई एडवाइजरी कमेटी हो सकती है, भाई एक तो सलाह दे सकती है या फिर एक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जांच आप जानते हैं हटाने की, भाई जांच करेगी, है ना, तात्कालिक हटाना है तो यहाँ इसकी जांच हो सकती है। जैसे अधीनस्थ विधान समिति गठन 1953 हुआ, 15 सदस्य हैं संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के लिए। सलाहकार समिति जैसे कोई विधेयक पर सलाह लेनी है तो गठित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियां ये आपके टेक्निकली यहाँ पर संसदीय समितियां नहीं होती हैं, इनका संबंध मंत्रालय से होता है और मंत्री या राज्य मंत्री कौन होता है, तो आप कहेंगे अध्यक्ष यहाँ पर होता है। अभी देखिए मानसून, हमारा जो मानसून मेगा ऑफर चल रहा है उसमें उत्कर्ष के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आरएस के स्पेशली ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको 15% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन सिर्फ आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है। ठीक है, एक कूपन कोड आपको अप्लाई करना है RS15। कौन सा करेंगे, तो RS15 आपको कूपन कोड अप्लाई यहाँ पर करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये केवल 23 जुलाई तक आपकी रहने वाला है। और फ्री लाइव कोर्स की बात, अभी लाइव कोर्स फ्री मिलेगा क्या, नहीं, यहाँ पर लाइव कोर्स में आप इनरोल करते हैं तो फिर आपको रिकॉर्डेड कोर्स यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अप टू 90% तो आपको 25 जुलाई तक मिल रहा है ये जो ऑफर है, लेकिन 15% जो एक्स्ट्रा वाली बात है वो आपके केवल और केवल 23 जुलाई तक रहने वाला है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।